Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about fibrinolytic drugs. फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स के नाम से ही आपको पता चलता है कि एक फाइबर बन गया है, ऑलरेडी एक क्लॉट बन गया है। अब इसको लाइसिस तोड़ना, ठीक है। तो फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स का मतलब ये है कि हम एक क्लॉट ऑलरेडी बन गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक ब्लड क्लॉट को लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल फाइबर है, ठीक है, फाइब्रिन है वो, इसके अंदर प्लेटलेट और आरबीसी इस तरह का एक पूरा क्लॉट बन गया है, सही है। ये वाला ये अब ऑलरेडी क्लॉट बन गया है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एंटीकोआगुलेंट, सही है। एंटीकोआगुलेंट का मतलब ये था कि कोआगुलेशन को हम प्रिवेंट कर देते, रोक देते ताकि क्लॉट बन ना जाए। यहाँ पर अब क्लॉट बन गया है, लेकिन इस क्लॉट को अब हमने लाइसिस करना है, लाइसिस तोड़ना है, इस तरह तोड़ना है ताकि फाइबर अलग अलग हो जाए और जाके डिज़ॉल्व हो जाए, इस तरह क्लॉट ख़त्म हो जाए। इसी ड्रग्स को, जो ड्रग क्लॉट को तोड़ते हैं, एक बना बनाया क्लॉट है, अब ऑलरेडी बन गया है अंदर ब्लड वेजल्स में, जहाँ पे बन गया है, सही है। अब इसको हम तोड़ते हैं तो इस तोड़ने को लाइसिस कहते हैं। इसके लिए जो मेडिसिन हम देंगे इसको फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग कहेंगे, सही है जी। तो फाइबर्स जहाँ से बनते थे, आपको अब मैकेनिज्म का पता है कि फाइब्रिन कहाँ से बनते हैं जी। फाइब्रिन बनते हैं फाइब्रिनोजिन से। फाइब्रिनोजिन को कौन जो है एक्टिवेट करता है कि ये फाइब्रिन बना दे? ये थ्रम्बिन, ठीक है। थ्रम्बिन कहाँ से बनता है जी? प्रोथ्रम्बिन से। प्रोथ्रम्बिन कहाँ से आता है? फैक्टर 10 एक्टिवेट जब होता है तो प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट करता है, सही है जी। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर वो क्या करता है कि प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में, सही है। और प्लाज्मिन पर आके क्या होता है जी? फाइब्रिन जो है, फाइबर जो है, इसके साथ मिलके इसको तोड़ता है फ्रेगमेंट में, सही है। तो इस तरह ये क्लॉट डिज़ॉल्व होता है नॉर्मली, सही है, नेचुरली, कुदरती तौर पर। प्लाज्मिनोजिन जो है, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर आके प्लाज्मिनोजिन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन आके फिर फाइबर जो होते हैं, ये ऊपर वाले ये फाइबर्स, ये वाला फाइबर जो है, सही है, इसके साथ मिलके ये इसको डिज़ॉल्व करते हैं। क्या करते हैं जी? डिज़ॉल्व करते हैं ये फाइबर को लाइटिक, इसलिए फाइब्रिनोलाइटिक कहते हैं इसको। चलो जी, हम नेक्स्ट जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, थ्रम्बोलाइटिक ड्रग्स, अब आपको समझ आ गया कि थ्रम्बोलाइटिक का क्या मतलब है। थ्रम्बोलाइटिक एजेंट इज ट्रीटमेंट टू डिजॉल्व डेंजरस क्लॉट इन ब्लड वेजल। अगर ब्लड वेजल में खतरनाक से क्लॉट है, ऑलरेडी क्लॉट बन चुके हैं, अब इस क्लॉट को हमने तोड़ना है, ठीक है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे सो इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट डैमेज टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ताकि ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाए, टिश्यू और ऑर्गन डैमेज ना हो, क्लॉट डिज़ॉल्व हो जाए। इसके लिए जो हम मेडिसिन देते हैं इसको थ्रम्बोलाइटिक मेडिसिन कहते हैं। वो मेडिसिन जो कि थ्रम्बस को लाइट मतलब तोड़ते हैं। इसमें से एल्टीप्लेज है, एरिटिप्लेज है, स्ट्रिप्टोकाइनेज है और यूरोकाइनेज है, ये मेडिसिन हम देते हैं थ्रम्बोलाइटिक एजेंट। अच्छा, थ्रम्बोलाइटिक एजेंट्स आर ड्रग यूज टू लाइस ऑलरेडी फॉर्म ब्लड क्लॉट इन क्लिनिकल सेटिंग वेयर इस्कीमिया में बी फेटल। हम किस वक्त यूज़ कर सकते हैं थ्रम्बोलाइटिक ड्रग्स को? जब ऑलरेडी एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हो चुका है, अब इसको हमने तोड़ना है। ये हम प्रिवेंशन के लिए नहीं देते हेपरिन की तरह, ठीक है जी, एंटीकोआगुलेंट की तरह कि हमने प्रोफाइलेक्टिकली देना है, नहीं। जब ऑलरेडी क्लॉट बन जाए, अब इस क्लॉट को हमने तोड़ना है, तो फिर हम थ्रम्बोलाइटिक ड्रग देते हैं। Thrombolytic drug, जैसे acute thromboembolic disease in selected patient may be treated by the administration of agent that activate the conversion of plasminogen to plasmin that hydrolyzes fibrin and thus dissolve clot। ठीक है,
सो हमने किस तरह मेडिसिन देना है, उस तरह के मेडिसिन हमने देना है ताकि प्लाज्मिनोजन को ओवर एक्टिवेट करे, ताकि ज़्यादातर प्लाज्मिन बन जाए। जितना ज़्यादा प्लाज्मिन बनेंगे उतना ज़्यादा ही ब्लड क्लॉट जो है वो डिज़ोल्व होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें थ्रम्बस, एक क्लॉट बन गया है, सही है। ये जो क्लॉट बन गया, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये रेड सा यहाँ पर क्लॉट बन गया। अब इस क्लॉट को जब हम तोड़ते हैं तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, प्लाज्मिन की, ताकि प्लाज्मिन आए और इसके साथ अटैच होकर इसकी हाइड्रोलिसिस करे। हाइड्रोलाइसिस मतलब इसका ब्रेक डाउन करे इस क्लॉट का। जब ये क्लॉट ब्रेक डाउन हो जाएगा इस तरह ये कम हो जाएगा, सही है जी। अच्छा, लेकिन इसके साथ नुकसान भी ये भी है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक इंजरी हुई थी विजल्स के वाल को और यहाँ पर भी नॉर्मल क्लॉट बन गया था फिजियोलॉजिकल। ये तो पैथोलॉजिकल है, ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल क्लॉट बन गया था हेमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आपने उस वक्त जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपने थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दे दिया तो वो नॉर्मल क्लॉट जो बन रहा था इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये आप देख रहे हैं फिर ब्लीडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखिए एंटीजेनिसिटी देखते हैं एल्टीप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज का, क्योंकि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये मेडिसिन है। एंटीजेनिसिटी मतलब इसका जो असर होगा खिलाफ, ठीक है, वो किस तरह होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेप्टोकाइनेज का होगा, एल्टीप्लेज का कम होगा थोड़ा, यूरोकाइनेज का भी लो होगा। फाइब्रिन स्पेसिफिसिटी यानी डायरेक्टली फाइब्रिन को किस तरह इनहिबिट करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा एल्टीप्लेज काम करता है, डायरेक्टली फाइब्रिन। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है बहुत कम करता है, तो इसलिए फाइब्रिन स्पेसिफिक जो है एल्टीप्लेज है और यूरोकाइनेज है। हाफ लाइफ एल्टीप्लेज का कम है, 10 मिनट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का 25 मिनट बनता है, सही है, और यूरोकाइनेज का 20 मिनट बनता है। ये बहरहाल एक रिलेशन था एक दूसरों के साथ। तो थ्रोम्बोलाइटिक ऑलरेडी फॉर्म थ्रम्बस क्लॉट के खिलाफ हम देंगे, सही है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल क्या होगा कि ये प्लाज्मिनोजन को ओवर एक्टिवेट करेंगे। जितना प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होगा इतना ही ज़्यादा प्लाज्मिन बनेंगे, जितना ज़्यादा प्लाज्मिन बनेंगे वो आके फाइब्रिन के साथ अटैच होकर इसको तोड़ देंगे, तो इस तरह जगह खुल जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले क्या था जी, ये इतना ज़्यादा है, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल यूरोकाइनेज दे दिया, यूरोकाइनेज, तो उसने प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके यहाँ पर प्लाज्मिन आ गया। तो ये नेक्स्ट अगर आप देखें तो इतना कम हो गया है, तो ये जगह ज़्यादा हो गई है, तो कहते अब ज़्यादा ब्लड जाएगी यहाँ से, यहाँ कम ब्लड जाती थी पहले, सही है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एल्टीप्लेज के बारे में पढ़ते हैं। सो एल्टीप्लेज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि एल्टीप्लेज इज लो एफिनिटी पर फ्री प्लाज्मिनोजन इन द प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में जो फ्री प्लाज्मिनोजन है उसके लिए एफिनिटी मतलब अटैचमेंट एबिलिटी कम है, but it rapidly activate plasminogen that is bound to fibrin in a thrombus or homeostatic plug। लेकिन जो फाइब्रिन प्लाज्मिनोजन है बाउंड है मतलब अटैच है फाइब्रिन के साथ थ्रम्बस में, यानी फॉर एग्जांपल ये थ्रम्बस है, मैं आपको यहाँ पेन से शो करूँ, ये फॉर एग्जांपल थ्रम्बस है, इसके साथ जो प्लाज्मिनोजन बाउंड है, ये फॉर एग्जांपल प्लाज्मिनोजन हो गया, सही है, थ्रम्बस के साथ प्लाज्मिनोजन, सही है। ये ब्लड में जो प्लाज्मिनोजन जा रहा है फॉर एग्जांपल ये नॉर्मली ये ब्लड है फॉर एग्जांपल, इस ब्लड में जो जा रहा है इसमें प्लाज्मिन जो है प्लाज्मिनोजन के साथ इतना अटैचमेंट नहीं है एल्टीप्लेज का जितना थ्रम्बस के साथ अटैच है, बाउंड है, सही है। तो इसीलिए रैपिडली एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन दैट इज बाउंड टू फाइब्रिन इन थ्रम्बस और होमोस्टैटिक प्लग। थ्रम्बस है या हेमोस्टैटिक प्लग है, दोनों हालत में फिजियोलॉजिकल है पैथोलॉजिकल है, दोनों में जाके इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस फाइबर को वो तोड़ डालेगा, सही है जी। अच्छा, दस एल्टीप्लेज इज सेड टू बी फाइब्रिन सेलेक्टिव एंड एट लो डोजेज इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ लाइसिंग ओनली फाइब्रिन विदाउट अनवांटेड डिग्रेडेशन ऑफ अदर प्रोटीन नोटेबली फाइब्रोनोजन। सो ये फाइब्रोनोजन को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ और सिर्फ फाइब्रिन को यहाँ पर सेलेक्टिवली लाइस डाउन करेंगे। कौन? एल्टीप्लेज। तो क्लॉट डिजॉल्व होगा, ब्लड सप्लाई बहाल होगी, अंदर जगह ज़्यादा रह जाएगा, डायमीटर ऑफ द वेन, वेजल, आर्टरी जो भी है। थेराप्यूटिक यूज ऑफ एल्टीप्लेज को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं जी? एल्टीप्लेज इज अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देते हैं। अगर उधर
है थ्रम्बस है तो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बिल्कुल ड्रग ऑफ चॉइस है, एल्टीप्लेज देते हैं। एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, जैसे एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक हो गया तो एल्टीप्लेज देते हैं। Alteplase seems to be superior to streptokinase in dissolving older clots and ultimately may be approved for other application. Superior to streptokinase मतलब अगर older clots है, पुराने clots है जिसका बहुत टाइम हो चुका है, तो इसमें एल्टीप्लेज जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज पर सुपीरियर है, क्योंकि ये फाइबर सेलेक्टिव है ना, जाके सिर्फ और सिर्फ क्लाट को तोड़ डालेंगे। Alteplase administered within 3 hours of the onset of ischemic stroke significantly improve clinical outcome, that is the patient ability to perform activity of daily living. Alteplase अगर 3 घंटे के अंदर अंदर ischemic stroke के पेशेंट को एडमिनिस्टर किया गया तो उस क्लिनिकली आउटकम बहुत बेहतर हो सकता है Alteplase के साथ। Alteplase वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ है, 5 to 30 मिनट के बाद जो है ना हाफ ऑफ द Alteplase डोज विल बी एक्सक्रीटेड, ठीक है जी, तो इसलिए बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ है। एंड देयरफॉर इज एडमिनिस्टर्ड एट अ टोटल डोज इक्वल टू 0.9 मिलीग्राम पर केजी, 10% ऑफ द टोटल डोज इज इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, ठीक है, एज अ बोलस एंड द रिमेनिंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओवर 60 मिनट। 10% मतलब ये है कि अगर आपने 0.9 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ले लिया तो इससे 10% जो है बोलस आप वेन में वैसे डायरेक्ट जल्दी देंगे, और बकाया जो है वो 1 आवर, 60 मिनट का मतलब 1 आवर में आप स्लोली आराम आराम से फिर देंगे। एडवर्स इफेक्ट इसका भी है, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं, ठीक है, और जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग और सेरेब्रल हेमोरेज में आकर, ठीक है, ये हो सकता है इसके साथ। दूसरे नंबर पे आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज की तरफ। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है, ये भी थ्रोम्बोलाइटिक है, सही है, has no enzymatic activity. Instead, it forms an active 1-to-1 complex with plasminogen. यहाँ पर देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज आ गया, सही है, ये जब आता है तो ये प्लाज्मिनोजेन के साथ कम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजेन कम्प्लेक्स कहते हैं। ये कम्प्लेक्स बनेगा, सही है, जब ये कम्प्लेक्स बनेगा तो ये इसका साथी हो गया, अब इसका ताकत ज़्यादा हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज का, तो ये आके प्लाज्मिनोजेन को और एक्टिवेट करेंगे ताकि आप ज़्यादा प्लाज्मिन बनाए। जब ज़्यादा प्लाज्मिन बनेंगे तो ज़्यादा प्लाज्मिन जाएंगे तो फाइब्रिन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो फाइब्रिन का जो नेटवर्क है इसको डिग्रेड करेंगे, तोड़ डालेंगे, ठीक है, तो फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनेंगे। So streptokinase has no enzymatic activity. Instead, it forms an active 1-to-1 complex with plasminogen. The enzymatically active complex convert uncomplexed plasminogen to the active enzyme plasmin. ये जो अनकन्वर्टेड या अनकम्प्लेक्स प्लाज्मिनोजन है इसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। इन एडिशन टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फाइब्रिन प्लग, द कम्प्लेक्स आल्सो कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ फाइब्रोनोजिन एज वेल एज क्लॉटिंग फैक्टर 5 एंड 7। इसको भी ये डिग्रेड करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर 5 और 7 जो है। स्ट्रेप्टोकाइनेज के थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो समझ में आया ना कि क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज आएगा, सही है, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये प्लस प्लाज्मिनोजेन, ये क्या बनाएंगे, दोनों स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजेन कम्प्लेक्स बनेंगे, और वो कम्प्लेक्स फिर जाके प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट करेंगे प्लाज्मिन में, सही है जी। जब प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइब्रिन जो है इसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्या करेंगे जी, ब्रेक डाउन, सही है। अच्छा, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसे लेग्स में वेन में थ्रम्बस बन जाता है, थ्रम्बस क्लॉट ऑफ ब्लड, सही है। थ्रम्बस मैंने आपको कहा था कि जब डिटैच ना हो, अटैच हो एक जगह, एम्बोलाई वो है जो मूवमेंट करता है बाद में। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दे सकते हैं, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में दे सकते हैं, अक्लूडेड एक्सेस शंट में भी देते हैं। एक्सेस शंट मतलब फॉर एग्जांपल आईवी लाइन जिस तरह हेपरिन देते थे, ठीक है, लेकिन जब ब्लड क्लॉट बन गया है तो फिर हम क्या देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब क्लॉट बना नहीं है, हम एहतियात के लिए देते हैं ताकि क्लॉट न बने तो हम हेपरिन देते हैं, जैसे डबल ल्यूमन में, किनूला में, शंट्स जितने भी शंट्स वगैरह होते हैं इसमें फिर देते हैं। Streptokinase therapy is instituted within 4 hours of myocardial infarction and is infused for 1 hour.
स्टार्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी 4 घंटे के अंदर अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, और 1 घंटे के लिए इन्फ्यूज़ करते हैं इसको। हाफ लाइफ इज लेस देन हाफ एन आवर। ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट ईदर हेपरिन और ओरल एंटीकोगुलेंट मे बी एडमिनिस्टर। जब इसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे तो या तो हेपरिन या और ओरल एंटीकोगुलेंट, ओरल में जैसे वारफारिन वगैरह, वो फिर एडमिनिस्टर करता है। अच्छा जी, एडवर्स इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्योंकि ये तो पैथोलॉजिकल क्लॉट था यहाँ पर, लेकिन नॉर्मल अगर यहाँ पर क्लॉट बन रहा है और ब्लीडिंग हो रहा था और नॉर्मल क्लॉट बन गया, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस आके इस नॉर्मल क्लॉट को भी डिसॉल्व करेंगे तो नीचे देखे ब्लीडिंग हो जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजेन बाय स्ट्रेप्टोकाइनेस लीड टू एलिवेटेड लेवल ऑफ प्लाज्मिन विच में प्रेसिपिटेट ब्लीडिंग बाय डिसॉल्विंग हेमोस्टैटिक प्लग। ये हेमोस्टैटिक प्लग था ना नॉर्मल, सही है। सो रैशेस, फीवर एंड रेयरली एनाफाइलेक्सिस भी हो सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस के साथ। अच्छा, यूरोकाइनेस की तरफ आता है। यूरोकाइनेस इज प्रोड्यूस नेचुरली इन द बॉडी बाय द किडनी। यूरोकाइनेस कुदरती तौर पर किडनी में प्रोड्यूस होते हैं। थेराप्यूटिक यूरोकाइनेस इज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन किडनी सेल्स। इसके लिए फिर थेराप्यूटिक मतलब जो फ़ायदेमंद होता है, बायर यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आइसोलेट करते हैं ह्यूमन किडनी से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि यूरोकाइनेस डायरेक्टली क्लीव द अर्गेनिन वेलिन बॉन्ड ऑफ प्लाज्मिनोजेन टू यील्ड एक्टिव प्लाज्मिन। यानी क्लीव का मतलब है क्लीवेज डालना। अर्गेनिन और वेलिन बॉन्ड जो होता है प्लाज्मिन में, सिंपल मतलब ये है कि प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मिन में, कन्वर्ट करेंगे प्लाज्मिन में, एक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मिनोजेन, प्लाज्मिन, सही है। तो प्लाज्मिन फिर आके फाइबर को तोड़ते हैं, लाइसिस करते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है? यूरोकाइनेस इज ओनली फ्रूट फॉर लाइसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलाई। पल्मोनरी एम्बोलाई मतलब लंग्स में जो एम्बोलाई, मोएबल क्लॉट ऑफ द ब्लड, ठीक है, उसको डिसॉल्व करने के लिए हम यूरोकाइनेस देते हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स यूरोकाइनेस का क्या होगा कि हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड इज रैपिडली क्लियर बाय द लिवर। किडनी इज ओनली अ माइनर पेपर एलिमिनेशन। तो क्लियरेंस जो है लिवर ही में होगा इसका। दस द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ यूरोकाइनेस अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स, कम है। यूरोकाइनेस रिक्वायर्ड अ लोडिंग डोज ऑफ 3 lakh unit given over 10 minutes and a maintenance dose of 3 lakh unit per hour per 12 hour। तो ये इसके डोजेज है कि रिक्वायर्ड लोडिंग डोज है 3 lakh यूनिट देंगे सबसे पहले, सही है, 10 मिनट के अंदर, और फिर मेंटेनेंस थेरेपी के लिए 3 lakh यूनिट पर आवर फॉर 12 आवर्स जो है ये चलेगा, एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे जी? ब्लीडिंग इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड साइड इफेक्ट, मैंने आपको बताया, सही है। रेयर एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, हो सकता है, मेडिसिन है, फॉरेन एंटिटी है, सो बॉडी इसके खिलाफ एलर्जिक रिएक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया थ्रम्बोलाइटिक या फाइब्रिनोलाइटिक मेडिसिन, सही है, ये जितने भी थे, जिसमें एल्टीप्लेस, रेटिप्लेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस और एल्टीप्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी ये आ सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं जी ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग। यहाँ तक तो हम क्लॉट की जो है बात कर रहे थे कि क्लॉट को किस तरह हम डिसॉल्व करेंगे, लेकिन अब फॉर एग्जांपल ये वेन है, सही है, यहाँ पर अब ब्लीडिंग हो रही है इससे, अब तो क्लॉट भी नहीं है, अब तो ब्लीडिंग हो रहा है। इस ब्लीडिंग को आप किस तरह प्रिवेंट करें ताकि ब्लीडिंग ना हो? इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लॉट कैसा बन जाए, इसका मतलब ये है, सही है, कि ये जगह सील हो और ब्लड आगे की तरफ पूरा की ब्लड आए, यहाँ से बाहर ना निकले। तो इसलिए ब्लीडिंग की अब ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से मेडिसिन है, जैसे आपने विटामिन के का नाम सुना होगा, सही है, और बहुत से मेडिसिन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जाके। अच्छा, ड्रग यूज फॉर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के लिए कौन कौन से ड्रग यूज होंगे जी? थोड़ा लेजर पॉइंटर पे जाते हैं। अच्छा, एमिनोकेप्रोइक एसिड, एप्रोटेनिन, प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है, प्रोटामीन सल्फेट, हेपरिन का एंटीडोट भी फिर हम देते हैं। ट्रेनेजामिक एसिड, ट्रांजामिन के नाम से जो आता है, और विटामिन के, फाइटोनाड्यून, यानी ये इसका फिर नेम है अपना, और विटामिन के इसको हम जनरली कहते हैं, कोनेकायान के नाम से भी आता है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम में ऑफ देयर ओरिजिन इन नेचुरल अकरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज हेमोफीलिया।
हीमोफीलिया एक कंडीशन है जिसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो है ये डिटीरियोरेट होता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है फिर। A result of fibrinolytic state that may arise after GI surgery or prostatectomy। सही, प्रोस्टेट को जब निकालते हैं तो प्रोस्टेटेक्टमी। द यूज़ ऑफ एंटीकोगुलेंट्स में आल्सो गिव राइज टू हेमोरेज। जो हेमोरेज फॉर एग्जांपल एंटीकोगुलेंट बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल हो जाए, जैसे हेपरिन वगैरह, वारफारिन, सही है, ये जब ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। सर्टेन नेचुरल प्रोटीन एंड विटामिन के एज वेल एज सिंथेटिक एंटागोनिस्ट आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग दिस ब्लीडिंग। नेचुरल प्रोटीन और विटामिन के या जो फैक्टर 8, 7, सही है, ये फिर बाहर से हम देते हैं ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हेमोफीलिया द कंसेक्वेंस ऑफ अ डेफिशिएंसी इन प्लाज्मिन कोagulation फैक्टर, मोस्ट फ्रिक्वेंटली फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की वजह से हेमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एमिनो कैप्रोइक एसिड एंड ट्राइनेजामिक एसिड, इन लोगों का काम क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन लोगों का ये है कि ट्राइनेजामिक एसिड इज बाइंड टू बाइंडिंग साइट ऑन प्लाज्मिनोजेन। जब ये प्लाज्मिनोजेन के साथ बाइंड होते हैं सो दिस इनहिबिट प्लाज्मिन फॉर्मेशन एंड डिस्प्लेस प्लाज्मिनोजेन फ्रॉम द फाइब्रिन सरफेस। ये प्लाज्मिनोजेन इनहिबिटर है असल में। लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था, अब ये हम उल्टा जाएंगे। हमने कहा था कि जितना प्लाज्मिनोजेन प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा प्लाज्मिन प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्लाज्मिन जाके फाइब्रिन को तोड़ देंगे तो क्लॉट डिज़ॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्लाज्मिनोजेन ज़्यादा यहाँ पर जब होंगे तो ज़्यादा क्लॉट नहीं बनेंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने ऐसा करना है कि अब इस प्लाज्मिनोजेन को हमने ब्लॉक करना है, ताकि जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ज़्यादा प्लाज्मिन नहीं बनेंगे, तो आगे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर क्लॉट बनेगा, तो इस क्लॉट को फिर प्लाज्मिन डिज़ोल्व नहीं करेगा, तो फाइब्रिन अपना काम सही तरीके से फिर करेगा। चलो जी, अब स्लाइड पे आते हैं और यहाँ देखते हैं कि ट्राइनेजामिक एसिड बाइंड टू बाइंडिंग साइट ऑन प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिनोजेन के ऊपर ये बाइंड होता है जो बाइंडिंग साइट है। दिस इनहिबिट प्लाज्मिन फॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसेस प्लाज्मिनोजेन फ्रॉम द फाइब्रिन सरफेस। ठीक है, जो इट में आल्सो डायरेक्टली इनहिबिट प्लाज्मिन एंड पार्शियली इनहिबिट फाइब्रिनोजेनोलाइसिस एट हायर कंसेंट्रेशन में फाइब्रिनोजेनोलाइसिस को भी पार्शियली इनहिबिट करते हैं। फाइब्रिनोलाइटिक स्टेट कैन बी कंट्रोल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमिनो कैप्रोइक एसिड और ट्राइनेजामिक एसिड। फाइब्रिनोलाइटिक स्टेट मतलब ये है कि फाइब्रिन नहीं बन रहे हैं, फाइब्रिन जो बनते हैं वो बिल्कुल लाइसिस होता है इसका मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस वक्त हमने एमिनो कैप्रोइक और ट्राइनेजामिक एसिड जैसे ट्रांजामिन देते हैं लोग, सही है, तो जाके प्लाज्मिनोजेन के साथ अटैच होके इनहिबिट करेगा तो प्लाज्मिन नहीं बनेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स ये होगा कि बोथ एजेंट आर सिंथेटिक, बनते हैं orally active and excreted in the urine and they inhibit plasminogen activation. Tranexamic acid is 10 times more potent than aminocaproic acid, ताकतवर है ट्राइनेजामिक एसिड। पोटेंशियल साइड इफेक्ट जो है इंट्रावेजिकुलर थ्रोम्बोसिस का कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फाइब्रिन इकट्ठा होगा और ज़्यादा क्लॉट बन सकते हैं तो थ्रोम्बोसिस बन सकता है। फिर प्रोटामिन सल्फेट की तरफ आते हैं जी। प्रोटामिन सल्फेट एंटागोनाइजेज द एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ हेपरिन। ये हेपरिन के एंटीडोट भी है, क्वेश्चन में आ सकता है। प्रोटामिन सल्फेट जब हेपरिन बहुत ज़्यादा देते हैं तो इससे ब्लीडिंग होता है, इस ब्लीडिंग को काउंटर करने के लिए फिर प्रोटामिन सल्फेट देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटामिन इंटरेक्ट विद नेगेटिवली चार्ज हेपरिन फॉर्मिंग अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विदाउट एंटीकोआगुलेंट एक्टिविटी। सही है, तो ये हेपरिन के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एंटीकोआगुलेंट एक्टिविटी नहीं होगी। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड हाइपर सेंसिटिविटी, डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, फ्लशिंग, रेडनेस, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन व्हेन रैपिडली इंजेक्टेड। जब रैपिडली इंजेक्ट किया जाता है तो फिर ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन भी काज हो सकता है इससे। विटामिन के की तरफ आते हैं। वी आर फेमिलियर विद द नेम विटामिन के, ठीक है जी। जो फाइटोडियोन है, एडमिनिस्ट्रेशन कैन स्टेम ब्लीडिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द ओरल एंटीकोगुलेंट इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज दो सब्सटेंस एक्ट बाय इंटरफियरिंग विद द एक्शन ऑफ द vitamin K. So the response to vitamin K is slow, requiring about 24 hours time to synthesize new coagulation factor. विटामिन के का असल फंक्शन ये है कि ये जो कोगुलेंट फैक्टर है, कोगुलेशन जो फैक्टर है लीवर में, इसको सिंथेसिस करते हैं। जैसे फैक्टर 9, 8 और 5 वो लीवर पे प्रोड्यूस हो रहे थे फैक्टर
सही है, इसको आप कंफर्म भी कर ले। तो वो फैक्टर जब लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, इनके प्रोडक्शन में विटामिन के का बहुत बड़ा हेल्प है, बड़ा हाथ है। लेकिन जब विटामिन के हम यहाँ से देते हैं तो ये टाइम लेगा, 24 आवर तक फैक्टर बनने में टाइम लगता है फिर। सो दस इफ इमीडिएट हेमोस्टेसिस रिक्वायर्ड, अगर हमें इमरजेंसी है जल्दी, तो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा शुड बी इन्फ्यूज्ड। उस टाइम पर हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देते हैं। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा मतलब इसमें क्या होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होती है वो। एप्रोटेनिन की तरफ आते हैं, सीरीन प्रोटीज इनहिबिटर, मतलब ये है कि ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे बाय ब्लॉकिंग प्लाज्मिन। ये भी प्लाज्मिन को ब्लॉक करेंगे। जो प्रोटीज इनहिबिटर है सीरीन प्रोटीज, ठीक है, वो क्या करते हैं कि प्लाज्मिनोजिन कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में। तो यहाँ पर जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो प्लाज्मिन को ब्लॉक करेंगे एप्रोटेनिन। प्लाज्मिन जब ब्लॉक होगा, आपको पता है कि जाके फाइब्रिन को डिग्रेड नहीं करेगा। जब फाइब्रिन डिग्रेड नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट बनेगा और ब्लीडिंग नहीं होगी। इट कैन इनहिबिट स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, ये वाला। एप्रोटेनिन हैज़ अ लिमिटेड यूज एग्रीमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशनल यूज इन पेशेंट एट रिस्क फॉर ब्लड लॉस एंड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी बाईपास एंड ग्राफ्ट सर्जरी इफ नो अदर अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। तो फिर ये है, एप्रोटेनिन में काज रेनल डिसफंक्शन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन ये काज कर सकते हैं, रेयरली होते हैं। ये बहरहाल ख़त्म हो गया जी, बहुत ही सिंपल टॉपिक से आज, इसमें इतना कुछ नहीं है लेकिन पढ़ना चाहिए इनको। मेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लाज्मिनोजिन, अभी आपको पता है कि प्लाज्मिनोजिन का काम क्या था जी। प्लाज्मिनोजिन सिंपल ये समझे, ये क्या किस चीज़ में कन्वर्ट होता है जी, प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन जितना ज़्यादा होगा तो वो जाके फाइब्रिन जो होते हैं, फाइब्रिन इसको क्या करेंगे, तोड़ डालेंगे इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में, सही है। तो फिर क्लॉट नहीं बनेंगे और ब्लीडिंग आसानी से ब्लड फ्लो होगी अंदर। लेकिन फॉर एग्जांपल अब एक बंदे से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग के लिए हमने क्या करना है, जब ब्लीडिंग को रोकना है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, हमने आके इस प्लाज्मिनोजिन को स्टॉप करना है। इस प्लाज्मिनोजिन को स्टॉप करने के लिए हमारे पास, ताकि ये जाके प्लाज्मिन में कन्वर्ट ना हो, तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेडिसिन थे जी, एल्टीप्लेटा, यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, सही है। इन मेडिसिन को हम देते हैं। जब ये मेडिसिन हम दे के तो यूरोकाइनेस और यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, वो सब क्या करते थे, प्लाज्मिनोजिन को ओवर एक्टिवेट करते थे। अब हमने क्या करना है, उनके खिलाफ जो मेडिसिन है वो देना है ताकि इसको ब्लॉक करे। यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस वो इन्हेंस करते थे प्लाज्मिनोजिन को कि प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो और फाइब्रिन को डिग्रेड करे। अब जब ब्लीडिंग होती है तो हम उल्टा जाते हैं। उल्टा का मतलब ये है कि हम जैसे प्रोटामीन सल्फेट देंगे फॉर एग्जांपल, सही है, प्रोटामीन सल्फेट, ट्रेनेजाइमिक एसिड देंगे। प्रोटामीन सल्फेट क्या काम करता है, ट्रेनेजाइमिक एसिड हम देंगे, ट्रेनेजाइमिक एसिड, सही है। अच्छा, इस तरह एमिनो कैप्रोइक एसिड जो है वो आके इस जगह को ब्लॉक करेंगे प्लाज्मिनोजिन को। प्लाज्मिनोजिन जब ब्लॉक हो जाएगा तो प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होगा। प्लाज्मिन में जब कन्वर्ट नहीं होगा तो फाइब्रिन को अब तोड़ने वाला कोई नहीं है, तो ब्लड यहाँ पर क्लॉट हो जाएगा, बाहर ब्लड जो है नहीं निकलेगा फिर, सही है। तो इस तरह ब्लीडिंग जो है वो प्रिवेंट हो सकता है, सही है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हम ब्लीडिंग प्रिवेंशन करते हैं, ताकि जो फॉर एग्जांपल इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है इसको प्रिवेंशन के लिए हम फिर ये प्रोटामीन सल्फेट और ट्रेनेजाइमिक एसिड, विटामिन के, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। तो ये आपका दूसरा टॉपिक ख़त्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर ड्रग फॉर एनीमिया, यानी एनीमिया को हम किस तरह ट्रीट करते हैं, एनीमिया क्या चीज़ है ये आपको स्टडी करना चाहिए थोड़ा, फिर हम इसके लिए मेडिसिन देंगे और इसको किस तरह ट्रीट करना है। तो चलो, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।